हेलो बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे आपको आईआरटी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे मैं पोर्शन कवर कर रहा हूँ वो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के हम लोग चैप्टर नंबर 16 पे आ गए हैं। टोटल अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को 28-29 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो यानी कि नियरली हाफ चैप्टर का लास्ट लेक्चर मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो अगर आप लेक्चर रेगुलरली ले रहे हैं तो आप अभी तक ऑलरेडी हाफ पढ़ चुके होंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ये पॉइंट्स कवर कर दिए थे। मैंने यहाँ पे अभी स्टिल उसको वैसे ही छोड़ दिया था, मुझे लगा कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। तो यहाँ पे ये तीन मैंने आपको बता दिया था, फिर ये इसमें कुछ संशोधन मुझे करना पड़ा। ये मुझे 4 पॉइंट्स कवर करने हैं तो विद क्वेश्चंस। तो इसमें है कठोरता का मापन, यानी कि जल की कठोरता का मापन, जल की पहचान, पीने के जल का शोधन। ठीक है, शोधन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ अणुभार दिए हुए थे तो इसीलिए मुझे डेटा पहले से लिखना पड़ा, क्योंकि ये अणुभार था तो यहाँ पे सामने कैलकुलेट करता तो बहुत टाइम लगता। तो यहाँ पे क्या है कि जल की कठोरता का मापन, जल की कठोरता मतलब जल कितना कठोर है उसका हम लोग मापन करते हैं पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि 1 मिलियन जल के अणु में, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख जल के अणु में कितने मॉलिक्यूल्स आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट और क्लोराइड घुले हुए हैं, बाइकार्बोनेट। तो यही आपको बताता है। तो क्या होगा कि कैल्शियम, देख लो आप, ये अशुद्धियां हैं सब, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनके जो अणुभार हैं वो अणुभार क्रमशः इतना है। ठीक है, देख लो आप। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग CaCO3 के तुल्य समझते हैं। इसका 100 है, आप निकाल लेना CaCO3 का। तो इसी के बेसिस पे हम लोग बताते हैं, क्योंकि जब हम देख रहे होंगे, आप लास्ट लेक्चर में देखे होंगे कल, जब भी आपने लास्ट लेक्चर लिया होगा, मैं तो रेगुलरली ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आपने ये लेक्चर लिया होगा उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग बाइकार्बोनेट्स को जब ख़त्म कर रहे थे तो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जा रहा था अवक्षेप के रूप में। तो उसी के बेसिस पे अब हम जज करेंगे ना, उसी के बेसिस पे अब हम बताएंगे। तो क्या होता है, जल में पीपीएम की कठोरता नापने के लिए प्राप्त CaCO3 का भार ग्राम में और अपॉन प्रयुक्त कठोर जल का भार गुणे, यहाँ पे आप 100 कर सकते हैं परसेंटेज में अगर निकाल रहे हैं तो। ठीक है ना, तो ये पार्ट्स पर मिलियन आपको बताता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम जल की पहचान कैसे करेंगे, मतलब कैसे जानेंगे कि हमें जो द्रव, अगर मान लीजिए कि आपको एक ग्लास में ऐसे कुछ दे दिया गया, ठीक है, ऐसे, अब वो कोई पानी की तरह है, लिक्विड है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो द्रव है, तो क्या करोगे आप? धर्म संकट में फंस जाओगे? नहीं, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप कोशिश करोगे। तो क्या करोगे कि आप कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट पे वाटर अगर मिलाओ तो ये बनाता है CuSO4 × H2O। ठीक जैसे मैंने बनाया है वैसा ही कलर होता है। ये साहब सफेद होते हैं और ये नीला। एक काम करो, जैसे द्रव है तो द्रव में आप यही क्रिस्टल ले लो, नीला कलर का होता है, इसको मिला दो। ठीक, तो जब आप इसको मिलाओगे तो थोड़ी देर बाद वो सफ़ेद हो जाता है, यानी कि ये बना लेगा। इसका रिवर्स रिएक्शन होता है। आप डालोगे यही क्रिस्टल पानी में, उस द्रव में, तो द्रव में अगर CuSO4 × H2O आप मिलाते हो तो जैसे ही ये मिलेगा तुरंत आपका ये क्या कहते हैं, सफ़ेद हो जाएगा ये। और फिर आप उसमें अलग से पानी मिलाओ, फिर, और अगर फिर से वो नीला हो गया तो इसका मतलब वो द्रव जो आपको मिला है वो कुछ और नहीं बल्कि जल है, जल। ठीक,
तो ये हम इस तरह से पता कर सकते हैं। बहुत फैंटास्टिक मेथड है और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा अभी इसको देख करके कि हम लोग अगर कोई पानी दे दे और आँख मूंद के, लेकिन आँख मूंद के तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। आप कैसे बताओगे नीला है कि सफ़ेद है? तो आपको अगर द्रव मिल जाए, आँख खोल के एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप बता सकते हैं, जाहिर सी बात। पीने के जल का शोधन जो हम लोग, अरे यार देखो, पानी में जो अगर पानी को हम लोग को शोधित करना है यानी कि उसको शुद्ध करना है तो कुछ कुछ फैक्टर्स हैं। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, कुछ कीटाणु वगैरह तो यही लेके चली जाती हैं पराबैंगनी किरणें। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के द्वारा, ठीक। और अगला, आप इसको शोधित करना चाहते हो तो आप जल को उबाल सकते हो। तो बताया था मैं आपको कि कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसे ही निकल जाती हैं जल को उबालने से। और आप इसका ओजोनीकरण कर सकते हो, ओजोनीकरण, ओजोनीकरण। या फिर आप क्या कर सकते हो कि CaOCl2, आप बहुत फेमस वर्ड सुने होंगे, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग से आप रिएक्शन करा दोगे तो वो प्योर हो जाएगा। जो खास करके ज़्यादातर सप्लाई का पानी आता है उसमें ब्लीचिंग मिला हुआ होता है। हल्का सा टेस्ट भी आता होगा, अगर आप लोग कभी टेस्ट किए ही होंगे, जाहिर सी बात है, उसमें ना करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पानी तो वही पीना पड़ता है, शहरों में तो वही पीना पड़ता है, गांव में तो लोग नल से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन अब चलिए ठीक है, अब गांव की बात आ गई तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जो हम लोग कुएँ से पानी निकालते हैं उसमें भी कुछ कीटाणु जीवाणु होते हैं, तो उसको हम लोग, यानी कि कुएँ के पानी को, आप ये मत सोचिए कि वो एकदम शुद्ध है। कुएँ का जल या नल से जो आप निकालते हैं उसको शुद्ध करने के लिए आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिलाना पड़ता है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट बनाना पड़ता है। तो इस तरह से जो ये थ्योरी वाले पोर्शंस थे ये आज समाप्त हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। जल की कठोरता का मापन, जल में कौन सी कठोरता कितनी मिली हुई है, ये हम डिसाइड कर पाएंगे किससे, जब हम जितना CaCO3 प्राप्त करेंगे उसका भार ग्राम में ले लेंगे और प्रयुक्त कठोर जल का भार से डिवाइड कर देंगे और इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। जल की अगर आपको पहचान करनी है, यानी कि कोई द्रव दे दिया है और आपको पता नहीं कि ये जल है, तो क्या करेंगे आप कि आप द्रव को एक बीकर में लेंगे, उसमें ये सफ़ेद कॉपर सल्फेट, एक्चुअली करते आप ये हैं, पहले ये करते हैं कि CuSO4 × 5H2O, 5 नहीं लिखा हुआ है क्या यहाँ? अरे अरे ये गलत हो गया बच्चों, इसको सही कर लो। ये 5 होता है, क्रिस्टलीय जल है ना, ये 5 अणु इसके होते हैं, बिना इसके गलत हो जाएगा ये, ठीक है, कंपोजिशन ही नहीं बैठेगा। तो CuSO4 × 5H2O ये नीले कलर के होते हैं, ये ब्लू होता है। जब आपने इसको इसमें डाला तो ये रिएक्शन करके सीधे हो गया कॉपर सल्फेट प्लस H2O, ठीक, कॉपर सल्फेट बना लिया। तो ये सफ़ेद होता है। तो ये जब सफ़ेद था, आपने क्या किया, फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया, फिर से जो सफ़ेद मिला, जल में आपने कुछ डाला जो कि नीला था, वो सफ़ेद हो गया जल में, लेकिन फिर जैसे आपने थोड़ा सा और जल डाला फिर से नीला हो गया। और अगर ऐसा हुआ तो वही जल है। तो अभी तक आपने जल पिया होगा लेकिन ये नहीं जाना होगा कि जल कठोर भी हो सकता है। तो ये बहुत मज़ेदार बात इस चैप्टर से निकल करके आई है, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। और जल को पहचानेंगे कैसे प्रयोगशाला में? ऐसे तो देख के आप बता सकते हैं अच्छा ये पानी है, ये दूध है, लेकिन अगर आपको प्रूफ करना पड़ा प्रयोगशाला में तो कैसे करोगे कि ये जल है, यही जल है? तो उसके लिए यही मेथड है, बहुत पावरफुल मेथड है, ठीक है। और जल कठोर, बहुत लोग इसके पहले सोच रहे होंगे, हो सकता है कि जल कठोर का मतलब होता है काट काट के खाना पड़ता होगा। जल खाओगे थोड़ी, जल कठोर का मतलब ये थोड़ी काट काट के जल पीना पड़ेगा। कठोर का मतलब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट मिले हुए हैं, क्योंकि कठोर और मृदु से यही आता है कि मृदु जल बड़ा मीठा होगा। मृदु जल का मतलब मीठा नहीं है, सॉफ्ट है, मतलब उसमें अशुद्धियाँ कम हैं, ठीक है ना, उसमें लवण कम घुले हुए हैं, तो वो जल थोड़ा प्योर होगा, ठीक। और एक बात मैं आपको बता दूं, मृदु जल आप लोग अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि बड़ा अच्छा है, तो जल में अगर कठोरता नहीं होगी तो उसमें श्यानता भी एक तरह से, आदर्श द्रव अगर होगा तो आदर्श द्रव में श्यानता नहीं होती, यानी कि द्रव की अलग अलग परतों के बीच में फोर्स नहीं लग रहा होता, बल। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा,
बल नहीं लग रहा होता, और बल नहीं लगेगा तो आप एक बार ऐसे जल हिला के छोड़ देंगे तो पानी ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे ही चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, पेट में जाएगा, हिलता ही रहेगा फिर तो, अगर उसमें शांतता नहीं होगी जल में। तो नेचर जो हमें देता है वो दैट इज़ फॉर आवर गुडनेस, और अगर हम लोग उसका सही से इस्तेमाल करते हैं, दोहन नहीं करते हैं, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अद्वितीय है, और हमें यही तो जीवन देता है। तो इस तरह से ये इस चैप्टर का थियरी बहुत इंटरेस्टिंग वे में ख़त्म हो गया मेरे हिसाब से। अब आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बुक से पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिन लवणों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है वे हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट। तो चारों ऑप्शन में से आप जान ही रहे होंगे, ये डेफिनेशन में ही मैं शुरू में ही बताया हूँ कि जिन लवणों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। 2 तरह की कठोरताएं होती हैं, अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी और अस्थायी में से चारों में से इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, यही रीज़न है। मैंने बताया था कि 2 तरह की जो कठोरताएं होती हैं, अस्थायी और अस्थायी। तो इसमें क्या होता है, अस्थायी जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, और जो अस्थायी होता है वो क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। जल्दी जल्दी से करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, देख लो वही क्वेश्चन ही आ गया। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पहला है बाइकार्बोनेट, तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि बाइकार्बोनेट की वजह से अस्थायी कठोरता आती है। दूसरा है फास्फेट और नाइट्रेट, ये मैंने आपको बताया ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है यहाँ पे। और तीसरा क्लोराइड व सल्फेट, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया, तो ऑब्वियसली यही करेक्ट है। चौथा दिया है बाइकार्बोनेट व सल्फेट, तो ये गलत है। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें भी सही है, क्लोराइड एंड सल्फेट। मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ, एक हिंदी एक अंग्रेजी, जिससे आप लोगों को थोड़ा समझने में भी आसानी हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश पे भी आप लोग फोकस कर सको। अगला क्वेश्चन है, कैल्गन का व्यावसायिक नाम है। जी हाँ, मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ। और अगर किसी ने किया है और उसको याद है तो वो इसी वक्त अटैम्प्ट करे। इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको अटैम्प्ट करो और बताओ कि कितना आता है कमेंट में। फिर मैं बता देता हूँ, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्गन। देखो, कैल्गन बोलते हैं किसको, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के विघटन के कारण अस्थायी कठोरता पानी को उबालकर दूर की जा सकती है। ठीक है, वहाँ पे करेक्शन कर लेना, पानी को है वहाँ पे, पानी को उबालकर दूर की जा सकती है क्योंकि जल को उबालने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फिर 4 ऑप्शन दिया है, प्रकृति में वाष्पशील है, अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है, नीचे बैठ जाता है, या अस्थायी पदार्थ है। तो मैंने आपको बिल्कुल बताया था, इसको जो लेक्चर लिया है इसके जस्ट पहले वाला, उसको पूरा क्लियर हो रहा होगा। इसमें जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पे आपका अपघटित होकर CaCO3 बना लेता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यही होगा कि अपघटित होकर, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट अपघटित होकर CaCO3 बनाता है
जो कि अवक्षेप के फॉर्म में नीचे मतलब सॉल्यूशन में उसकी तलहटी पे बैठ जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पानी की कठोरता दूर करने के जियोलाइट प्रक्रम में, मैंने आपको बताया था Na2Z से, जब वो हमारा जो प्रक्रम था, 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है। यह जल की कठोरता दूर करता है, जी नहीं। यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जी नहीं। जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं और उसी की ज़रूरत भी होती है। तो यही ऑप्शन करेक्ट है। चौथा है NaCl घोल युक्त जल मृदु जल होता है। ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब आप किसी पानी में नमक घोल देंगे और कहेंगे कि ये तो अब मृदु जल हो गया, कठोर जल नहीं रह गया। मैंने आपको बताया था कि जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड पाए जाते हैं, वो जल जो होते हैं वो कठोर जल होते हैं, अदरवाइज मृदु जल होता है। तो किसी कठोर जल में आप NaCl मिला दोगे और कहोगे मृदु जल हो गया, तो ये तो गलत है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है कि पुनः नए यौगिक बना लेता है। इसमें मैं तीसरा लिख दे रहा हूँ, लंबा सा है, आप जान लो। तीसरा यही जो है, जो अभी आपने स्क्रीन पे पढ़ा था, तीसरा, यानी कि जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो गया अभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैं यहाँ पे देखो ज़्यादा सॉल्व करने की तो ज़रूरत है नहीं, सब लेक्चर में लिया ही गया है, तो वापस मैं रिवाइज़ करवाते हुए चल रहा हूँ। बाकी अगर आप वाकई सीरियसली इस लेक्चर को देखना चाह रहे हैं तो इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, जो पेयजल का आयतनिक संगठन, जहाँ से लेक्चर 1 है इसका, वहाँ से आप इसको देखिए, तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जल का कठोरीकरण नहीं हो सकता। अब 4 रीज़न दिया। किसी प्रकार के कैल्शियम लवण से, अघुलनशील कैल्शियम लवण से, घुलनशील कैल्शियम लवण से, कैल्शियम सल्फेट से। तो देखो, जो घुलनशील होगा उससे तो क्या कहते हैं, उसको मृदु बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, जल का कठोरीकरण नहीं हो सकता कह रहा है। कठोरीकरण तो किससे नहीं हो सकता? अघुलनशील कोई चीज़ हो ना, उसी से तो हम कठोर नहीं कर सकते, क्योंकि घुलनशील होगा तो वो तो जल में घुल के उसको कठोर बना देगा। तो हम अघुलनशील में क्या बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे है 4 ऑप्शन। अघुलनशील कैल्शियम लवण से, अघुलनशील कैल्शियम लवण से। ठीक है, अघुलनशील कैल्शियम लवण से। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कठोर जल कपड़े से धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है। यह बेसिक है, बेसिक मतलब क्षारकीय होता है, यह बेसिक है। यह साबुन के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम स्टीरेट का अवक्षेप बनाता है। अब याद आ रहा होगा आपको। इसमें अपद्रव्य घुले होते हैं, इसमें NaCl तथा Na2SO4 घुले होते हैं। तो जाहिर सी बात है, दूसरा ऑप्शन आप देखिए, यह साबुन के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम स्टीरेट का अवक्षेप बनाता है। दिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला राइट आंसर है। ठीक है ना, साबुन के साथ क्रिया करके बनाता है। और अब जान ही रहे होंगे कि साबुन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C17H35COONA। ठीक है ना, इसी से आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो इसका 2 टाइम्स Na बन जाता है, सोडियम स्टीरेट बना लेता है। तो यही है, सॉरी मिटाना नहीं था, आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये साबुन है, साबुन से क्रिया करके आपका ये जो भी इसमें अशुद्धियाँ होंगी, जैसे CaHCO3 होता है ना, इसका ट्वाइस, तो क्या होता है कि इसका 2 टाइम्स अगर हम लेंगे तो ये डबल हो करके फिर Na जो है वो Na2CO3 बना लेता है, CaCO3 बना लेता है। मतलब ये CaHCO3 जो है ये
कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 में, तो ये अवक्षेप बना लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, सेकंड वाला इसका आंसर था। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जल में कठोरता निम्न धात्विक आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है Al3+, दूसरा K+, फिर दूसरा है Na+K+, तीसरा है Ca++, Mg++, चौथा है Ca∭+, Mg∭+, चौथा तो बिल्कुल गलत है। Ca पे 2+ होता है, Mg पे भी 2+ होता है, क्योंकि इन सब की संयोजकता 2 होती है। ठीक है ना, इसको दूसरे वर्ग में भी रखा गया है, समूह में, तो इसी से आप जानते होंगे। तो इसमें आप बार बार डेफिनेशन में वही बताया गया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होते हैं, बाइकार्बोनेट्स घुले होते हैं, क्लोराइड्स घुले होते हैं। तो इसमें से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, यही करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कठोर जल को मृदुल जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले काल्गन का सूत्र है। तो मैं बताया था ना कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का ही फार्मूला इस चारों में से लगा दो। तो Na4PO3 का होल 6, Na2AlSi2O3 ये भी नहीं है, Na6P6O18 ये कुछ लग रहा है, Na6P6O12 इन्हीं में से है। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन जो है आपका Na6P6O, अब देखो चौथे में दिया है 12 और थर्ड में दिया है 18, तो सही ऑप्शन बच्चों यही होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम, ऐसे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसी बहाने आपकी अंग्रेजी भी तैयार हो जा रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कठोर जल को मृदुल जल बनाने में Na2Al2Si2O8 का प्रयोग किया जाता है। तो किस विधि में किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, काल्गन विधि में, आयन विनिमय रेजिन विधि में, पंप्यूरिट विधि में, क्लार्क विधि में। तो इसको पंप्यूरिट विधि में किया जाता है। पंप्यूरिट विधि जो मैं आपको शुरू में बताया था, पंप्यूरिट विधि। पंप्यूरिट विधि में यूज होता है कौन? पंप्यूरिट विधि में यूज होता है Na2Al2Si2O8, Na2Al2Si2O8। ठीक है, यही है आपका जो ऑप्शन उसमें दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है शुद्ध जल का pH मान है। तो pH मान जो होता है ये डिसाइड करता है कि कोई भी जो लिक्विड है, कोई भी पदार्थ है, तो वो अम्लीय है या क्षारकीय है या उदासीन है। तो शुद्ध जल लगभग उदासीन होता है, तो जिसका उदासीन है उसका हमेशा 7 होता है। जैसे जो अम्ल होंगे उनका 7 से नीचे होगा, जो क्षार होंगे उनका 7 से ऊपर होगा। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड हमारा क्षारकीय है थोड़ा बहुत, तो इसका 7.4 के अप्रॉक्स होता है, 7 से ऊपर ही होगा। ठीक है, तो इसमें जल में 4 ऑप्शन दिया था, 7.4, 7, 6.2 और 14। तो मैंने आपको सारी बात बता दी कि क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 12 पे। नगर में पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटाणुनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है नॉर्मली? ठीक है, NaCl, दूसरा ऑप्शन CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 स्लेग्ड, इसको बोलते हैं ना स्लेग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, या फिर हम बोलते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या Cl2 जल, KMnO4, CaSO4 या MgSO4। तो हमें अब ये जानना है कि शहर तो क्या प्रयोग होता है। वहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 प्रयोग होता है। KMnO4 का क्योंकि जो प्रयोग है वो कुएं वगैरह से जब हम जल निकालते हैं तो
कुएं वगैरह से जब जल निकालते हैं वहाँ उसमें जो कीटाणु वगैरह होते हैं तो उसको साफ़ करने के लिए होता है, ठीक है, कीटाणुनाशक के फॉर्म में। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा 12 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये और पूछा गया था, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यौगिक सोडियम जियोलाइट काफ़ी समय तक प्रयुक्त करने पर प्रभावहीन हो जाता है, उसे पुनः प्रभावी किया जा सकता है कैसे? सांद्र H2SO4 में गुजार कर और इसमें NaCl का 10% विलयन गुजार कर, इसमें NaCl का 10% विलयन गुजार कर, तीसरा इसमें वाष्प प्रवाहित करके, चौथा इसमें कास्टिक सोडा प्रवाहित करके। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन में से अभी आप जान लो कि चारों ऑप्शन में से सांद्र H2SO4 गुजार कर तो कभी आप नहीं कर पाओगे, और इसके अलावा जो और बाकी ऑप्शन हैं उसमें जैसे NaCl का 10% विलयन गुजार कर, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास 10% का NaCl विलयन गुजार कर, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी कंसिडर कर लेते हैं। इसमें वाष्प प्रवाहित करके, तो अगर आप वाष्प प्रवाहित करोगे तो इसका मतलब जल ही प्रवाहित करोगे तो उससे भी नहीं होगा। तो इसमें कास्टिक सोडा प्रवाहित करके उससे तो कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें NaCl का 10% विलयन गुजार कर ही किया जा सकता है, मतलब NaCl का 10% विलयन गुजार कर किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि कठोर जल को शुद्ध करने की कुल कितनी विधियां हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे ही जान लो आप, ठीक है ना। ये मैं नॉर्मली आपको ऐसे बता रहा हूँ कि जल को शुद्ध करने की कुल 2 विधियां हैं, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। जल में कितनी कठोरताएं होती हैं? 2 कठोरताएं होती हैं। फिर शुद्ध करने की अगर हम विधियां देखें तो दोनों में से अस्थायी और अस्थायी में से अस्थायी को हम बहुत सिंपली जो है उसको शुद्ध कर सकते हैं अस्थायी को। तो अस्थायी को कैसे करेंगे? हम उबाल कर सकते हैं। जब उबालते हैं तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लार्क विधि भी है दूसरी। और बाकी जब हम अशुद्ध को अस्थायी कठोरता को करते हैं, जब अस्थायी कठोरता को करते हैं शुद्ध, तो उसको शुद्ध करने की भी कई विधियां हैं। विनिमय, आयन विनिमय, रेजन विधि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है, तो वही बहुत ट्रेंडिंग है। चौथे क्वेश्चन में, 14th क्वेश्चन में बस यही सब बातें मैं थोड़ा जानकारी के लिए आपको दे दिया। मतलब इसमें आप ये जान लो कि ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि कितने टाइप की कठोरता होती है, तो आप यहाँ पे लिख दो 2 टाइप की कठोरता होती है, बस यही लिखना है। 2 प्रकार की कठोरता होती है, ठीक है। तो ठीक है, अब मैंने आपको जितने क्वेश्चन, देखो यही वो टाइप हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। एक बार फिर से आप लेक्चर दोहराओगे, अगर आप सबसे पहली बार इस पे चैनल पे नए आए हो तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो ये लेक्चर देख रहे हो इसके जस्ट पहले लेक्चर बनाया जा चुका है इसी चैप्टर पे। तो उसको जब आप पढ़ करके इस पे आओगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि सर बहुत कम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो प्रॉपरली सब मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, बिल्कुल आपको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जहाँ तक हो सका है मैं यहाँ पे भी उसको एक्सप्लेन करता हुआ चला हूँ, मतलब इसको बताता हुआ चला हूँ। तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, ये जो भी चैप्टर नंबर है इसका, ठीक है। अब आप ये समझ लो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप के पास पैसा है या नहीं है, कितने आप अमीर हो कितने गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास, अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास सब कुछ है। लेक्चर्स को रेगुलरली लीजिए। इंटरमीडिएट में अगर हैं आप, हाई स्कूल में हैं आप, और IRT पॉलिटेक्निक, इनफैक्ट मतलब हाई स्कूल में है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, IRT पॉलिटेक्निक अगर आपको देना है, करना है, तो आप यही करिए कि यहीं से लग जाइए और इन लेक्चर्स को लीजिए प्रॉपरली। इसमें हर एक लेक्चर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और पूरी क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पे बताया गया है। इतना आसानी से समझाने की कोशिश की गई है और कोशिश में कामयाबी भी मिली है। बहुत लोगों का कमेंट आया है कि सर बहुत सही है मेथड, अदरवाइज़ मैं खुद ही इसमें मॉडिफाई करता। तो ठीक है, बस यही बातें हैं जो आपसे यही सब बातें करनी थी। तो आप लोग यही काम करो कि इसको नोट करो
और प्रॉपरली अभी तक के जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसको करो, अभी तक जितना भी चैप्टर मैंने बताया है उसको करो, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे तो नियरली 30 लेक्चर्स के आसपास हो गए हैं, या 31 या 32 हो गए आपका लेक्चर। तो अब पूरा ख़त्म होते होते IRT नियरली 50 लेक्चर्स होंगे, और ऑन एवरेज 30 मिनट का 50 लेक्चर होगा। तो आप ये मान के चलो कि 25 घंटे, एक दिन में 24 घंटा होता है तो 2 दिन, लेकिन अब 24 घंटा तो आप पढ़ोगे नहीं, तो उसको डिवाइड कर लो, तो कम से कम आप 18 से 20 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं केमिस्ट्री का, 20 दिन में। लेकिन आपको कम से कम 2 घंटा देना होगा पर डे। सोचिए, मतलब इसमें कुछ घबराने की बात ही नहीं है। आप रिवाइज कर लोगे यहाँ से तो आपका केमिस्ट्री पोर्शन तो बिल्कुल रेडी हो जाएगा सॉलिड तरीके से। और ध्यान रखना, ये एकमात्र जगह है आपको ये चैनल ऐसा मिलेगा जहाँ पे ये पूरी बात आपको बताई जा रही है, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बता दिए फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे। आप लेक्चर लो, आपको पता चलेगा कितना एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, बाकी तो जो काम हो रहा है चैनल पे वो तो दिख ही रहा होगा आपको। आप देखिए और समझिए, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अदरवाइज़ कुछ दिन बाद अपना मेल ID मैं दे दूँगा, तो उस पर आप मेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते ही रहिए। ठीक है, धन्यवाद।